हरियाणा में जब खुले दरबारों की बात चलती है तो सबसे नंबर 1 पर आते हैं विस साहब। अम्बाला में दरबार लगाते हैं और सैकड़ों लोग जो हैं उनके दरबार में हाजिरी भरने के लिए जाते हैं। दुखी है लोग, जनता, और उनका निवारण भी होता है। और जीटी रोड बेल्ट की दूसरी जगह की बात की जाए तो महिपाल डांडा जो हैं ग्रामीण के विधायक, उनके यहाँ खुले दरबार लगातार चलते आ रहे हैं। पहले वो कोठियों में अपने घर पर दफ्तर बना रखा, वहाँ पर खुले दरबार लगते थे, अब वो रेस्ट हाउस में दरबार लगा रहे हैं। विधायक साहब, दरबार में काफ़ी शिकायतें आती होंगी, निवारण भी होता हो, किस तरह की शिकायतें, किस तरह से लोग दुखी होकर आते हैं? 2014 में जब पहली बार मैं विधायक बना तो पहली बार ही हमने निर्णय लिया कि हम लोग हर वीरवार को खुला दरबार लगाएंगे। आज मुझे बड़े 8 साल हो गए, 8 साल में हम हर वीरवार को खुला दरबार लगाते हैं। और खुले दरबार में पहले तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आती थी जी, हमारी गली बनाओ जी, गली बनाओ जी, कीचड़ में ज़िंदगी जी रहे हैं जी, मर गए हैं जी, बदबू आती है जी, पीने का पानी नहीं है जी, हमारी लाइट टूट गई है जी, हमारी डोरियां टूट गई हैं जी, 3-3 दिन तक लाइट नहीं पहुंचती है जी। बड़ी भयंकर समस्याएं थी। जब हम लोग अधिकारियों को बोलते थे कि भाई इन सब कामों को निपटाओ तो वो एक बात कहा करते कि भाई देखो ये कॉलोनियाँ अवैध हैं और अवैध कॉलोनी होने के कारण हम लोग इसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते, पहले कॉलोनी को वैध कराओ। तो मैंने एक मिशन लिया और मिशन लेकर ना हमने एक काम शुरू कर दिया कि भाई कॉलोनी को वैध कराओ। कॉलोनी को वैध कराने का जो प्रोसेस था वो तो चला ही चला, साथ में हमने जो इतना काम करा उसका दूसरा बड़ा कारण ये रहा कि हमने निगम के अधिकारियों को, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को खाली नहीं बैठने दिया। मैंने कहा भाई काम होगा कि नहीं होगा, मंजूर होंगे कि नहीं होंगे, उस बात की चिंता छोड़ो, पहले तुम ये निर्णय लो कि भाई इसमें पानीपत ग्रामीण विधानसभा में कितने किलोमीटर आपकी पाइपलाइन डलेंगी, कितने किलोमीटर में सीवर डलेगा, उसके पॉइंट ढूंढो, इसका लेवल लो, लेवलिंग मैंने सब काम पहले कॉलोनी वैध होने से पहले करा लिया। और मैंने हर गली का एस्टीमेट बनवा दिया कि भाई किस गली का लेवल के साथ, कि भाई किस गली को में कितने पैसे लगेंगे हमारे, आप एस्टीमेट बनाओ, टेंडर लगाओ, और जैसे ही हमारी कॉलोनियाँ वैध होंगी तो फिर आप लोगों को ये बोझ नहीं पड़ेगा कि भाई आज हमने ये टेंडर लगा रहे जी, ये कर, वो सब काम मैंने पहले कंप्लीट करा लिया था। और कंप्लीट कराते ही जैसे ही कॉलोनियाँ वैध हुई हमने धुआंधार यहाँ बैटिंग की और माननीय मुख्यमंत्री जी की दरियादिली है कि हजारों करोड़ रुपए उन्होंने हमें दिए और हमने सारे के सारे काम पहले झटके में कर दिए। जो काम 25 साल में होने थे उस काम को हमने 5 साल में मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग उस काम को कर पाए। कितना मुश्किल था ये काम, क्योंकि कई सालों से 25 सालों से आप तो खुद कह ही रहे थे? भाई मुश्किल नहीं था, होना ही नहीं था। अगर होना होता तो बलबीर सिंह पालसा साहब 3-4 बार मिनिस्टर बने लिए थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती थी, कभी एक फाइल भी आगे तक नहीं सरका पाए। 2 बार हमारे जैन साहब भी यहाँ से मंत्री रहे हैं, कभी उस बारे में विचार भी नहीं कर पाए क्योंकि हो ही नहीं सकता था। सारे गोली देते थे, अधिकारी कह देते थे कि ये काम तो होने का नहीं है। मगर भाई हम पढ़े लिखे बालक हैं, हमने पता काम कैसे होना है, काम कराने की कला है हमारे पे। हमने बैठे बैठते देखो सारे काम दराटे से हुए कि नहीं हुए। हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं बचा हुआ, डेवलपमेंट का कोई काम हमने बचा हुआ नहीं। आजकल तो एक उल्टा काम हो रहा है, क्योंकि अब कुकर मुत्तों की तरह लोग निकल कर आ रहे हैं कि भाई हम विकास कराएंगे, हम डेवलपमेंट कराएंगे। कराओगे क्या बाबा जी का ठुल्लू, कुछ छोड़ रखा होगा तो कराओगे, कोई काम में छोड़ रखा। अब तो उस वक्त कहाँ मर गए थे तुम लोग सारे के सारे, जब तुम्हारी सरकारें होती थी, जब तो तुम लोग ये कहा करते हैं तो अवैध रूप से बैठे हुए हैं, तुम पानी मांग रहे हो, मैं तो तुम्हारे घर गिराऊंगा, मैं तुम्हारे ये सब करूंगा। इस तरह की चर्चाएं उस वक्त होती थी। गरीब आदमी डरा रहा करता और डर के माहौल में जिया करता। और ये बदमाश लोगों को भरोसा है कि भाई ये इनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो इनके झांसे में भी नहीं आते, झांसे में भी नहीं देना, वहाँ किसी ने हाथ धरने देते, वहाँ पे हाथ भी इसलिए धरने देते कि भाई वहाँ थक लिए बेचारे, झूठ बोल के उनकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी निकल गई। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वर्ग में आए हुए। अगर आप विकास नगर वाली साइड में चले जाओगे ना, कॉलोनी में चले जाओगे, कसम से आपको ईर्षा होगी कि माल टाउन की हुड्डा की ऐसी सड़कें नहीं है जैसी सड़कें वहाँ पर, चमा कीचड़ नाम की चीज़ नहीं। अब मैं कह रहा था ना, कुछ लोगों ने राजनीति सीखनी, बड़े बदमाश है, पता क्या करने लगे। अब जब विकास हो रहा है, काम चल रहा है, तो कहीं पे अगर कोई नाली वाली टूट रही हो तो चलते चलते उसको पैर मार के ईंट न पाट दे हैं, और ईंट पाट के ना फिर वो पानी निकला हुआ है। 2 दिन बाद फिर वो आप वर्ग ने लेकर चले जाएंगे
अगर भाई देखो ये ढांडा का विकास, ये पानी भरा खड़ा है, कीचड़ ढूंढना पड़ रहा है। अगर भाई कहाँ कीचड़ मिले, कहाँ हम वो बताएं। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ ऐसे नेताओं को, भाई हम यूँ बताते रहो मेरे को कहाँ कहाँ टूट रहा है, कहाँ कहाँ हो। ऐसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे तो हर गली मेरी खोपड़ी में है और हर गली में हमारा आदमी है। तो जहाँ भी कोई इस तरह की दिक्कत आती तुरंत बता देते हैं, हम लोग कर देते हैं। इनने तो ट्यूबवेल भी नहीं लगा पा रहे थे, तो अगर पीने का पानी दे दें। अब ना हर काम किया, उनकी धर्मशालाओं से लेके उनके कम्युनिटी हॉल से लेके। भाई एक बात बताओ ना, बिजली के पोल नहीं थे, पोल। और ये बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ उस वक्त तुम्हारी भी सरकारें थी, तुम कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं दिए पोल आप लोगों ने? किलोमीटरों तक लोग बल्ली गाड़ के ना, बल्ली के ऊपर केबल के इतने मोटे मोटे बंडल आदमी ढूंढने लग जाए, अगर किसी का शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बेचारे को लाले पड़ जा कर दे। हमने आते सारे पोल गाड़ दिए, हजारों हजार पोल गाड़े। या कांग्रेस वाले ने छुटा लिया ना, जो सारा दिन पोल लाग जाने कि ना 5 साल में इन पर पोल भी गिनती में कोनिया हो, इतने गड़वा दिए मैंने। और दूसरी बात ये कि घर के ऊपर को तार गए हुए थे लोग, तो कहे हमारे घर के ऊपर को तार है। बात ये नहीं है, बात ये है तार तो ऑलरेडी पहले को वही थे, तो उनके नीचे हमारे लोगों ने घर बना लिए थे। हमने निगम को कहा कि भाई ये तार हटाओ और इसका जितना एस्टीमेट है गरीब आदमी नहीं देगा, तुम दोगे। हमने उनसे बनवाया, एस्टीमेट बनवा कर सारे तार हट गए। कड़ी 2-3 जगह बचती हैं, वो भी टिप्स पे हैं। इन मेरा भी नहीं हुआ खड़ा किए है, मगर मुझे पता है कि भाई हाँ कहाँ कहाँ पर नूरवाला में कौन सी जगह के तार अभी बचे हुए हैं, कौन सी जगह के विकास नगर में बचे हुए हैं, कौन सी जगह काबड़ी रोड पे बचे हुए हैं। तो उन सब जगह का हमने उसका भी निगम को आदेश जारी कर दिया कि भाई इनके भी आप लोग तार हटवाने के लिए जो एस्टीमेट बनता है उस एस्टीमेट के पैसे जमा कराओ। पैसे जमा हो गए हैं, बहुत जल्दी जो 3-4 साइटें मेरे संज्ञान में हैं उनके भी हम लोग तार हटा देंगे। अपने मूलभूत सुविधाएं जो इसको बोलेंगे, तमाम मूलभूत सुविधाएं हमने लोगों को उपलब्ध करा दी। एक भी आदमी ये नहीं मिलेगा जिसको हमने सामूहिक रूप से, जिसको ये तकलीफों की यहाँ नहीं हुआ। हाँ, जैसे सीवर डल रहे हैं, पीने के पानी की पाइपलाइन डल रही है। जब डेवलपमेंट होता है तो स्वाभाविक बात है कि 2-4-5 महीने जहाँ भी खुदेगी दबेंगे तो वहाँ पे परेशानी आती हो तो आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुड्डा के अंदर भी जब हम लोग आए तो हुड्डा 10,000 करोड़ रुपए का कर्जदार था और लोग हमें गालियां देते थे कि भाई हुड्डा में रह रहे हैं कि हम कॉलोनियों में रह रहे हैं। डांडा साहब आपने कॉलोनियां बढ़िया बना दी, हमारे हुड्डा के सेक्टरों में गंदगी है, मरे पड़े हम लोग। तो मैंने हिसाब लगाया कि भाई कैसे काम होगा। एस्टीमेट बनवाने के बाद वहाँ जाते तो कहते जी बजट ही नहीं है, इसलिए उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया करते। मैंने हरियाणा की विधानसभा में कहा कि हमारा इसका समाधान ढूंढो। तो पूछने लगे मुख्यमंत्री जी क्या करें। मैंने कहा जी डेवलपमेंट के काम है ना, आप इसको निगम को हैंडओवर कर दो। तो हमने वो हैंडओवर कराया। हैंडओवर कराते ही हमने जो भी सेक्टर हमारे आए थे हुड्डा में से निगम में, आज वहाँ भी चमाचम काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कई जगह पे कुछ इशू जिस तरह के लटक जाते हैं, जैसे पार्कों का इशू है। भाई पार्क भी अब आगे तो निगम के पास है, मगर उसका जो पार्कों के लिए हुड्डा जो देता था RWA को भाई 2 रुपये 2.5 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से, अब वो नियम हमारे निगम के उसमें नहीं आता था। तब मैंने वो भी निगम के इसमें डलवा दिया। और अब जो भी पार्क वार्क है जो RWA खुद देखती है उसके हिसाब से जो उनको देना होता है ताकि वो RWA अपने पार्कों को अच्छा से बना के चल पड़े, वो भी हमने मंजूर करा लिए। काम तो हमने कोई छोड़ा है नहीं साहब, कोई काम नहीं छोड़ा है। अभी तो मेरा दूसरा काम है जो हमारे नहर है, ड्रेन नंबर 2 है। उस ड्रेन नंबर 2 पे हमने बहुत तेजी के साथ काम चला रखा है। और परमात्मा चाह के जैसे पानीपत चंडीगढ़ में सुकना लेक है ना, ऐसे ही एक बहुत शानदार मेरी खोपड़ी में प्लान है। उस प्लान को भी बहुत जल्दी हम लोग अमल में लेके आ जाएंगे और बहुत अच्छा काम होगा। इस बार के डेवलपमेंट के अलावा मेरा जो मुद्दा था, इस बार मेरे मुद्दे थे शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा को लेके लोगों ने कल्पना भी नहीं की, किसी ने कल्पना भी नहीं की मैं वो काम कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं वो सब करूँगा जो किसी ने सोचे भी नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे कोई जाके कहते जी यूनू है जी, देखो उसका तो कोई मारे पाल नहीं है, और फिर कि भाई दूसरे लोग भी हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ तो सोचेंगे करेंगे। मगर मैंने एजुकेशन को
एक नई धार देने का काम किया हमने। कोई वो नहीं है अरविंद केजरीवाल फोर्ड आदमी की डाला, हम भी एक प्रोजेक्टर लटका देंगे 40,000 रुपये का और 40 लाख का बिल बना के दे दें और उसका आदमी सारे खा जाएं। कुछ भी नहीं, एक प्रोजेक्टर लटका रखे और कुछ भी नहीं है। हमने नए सिरे से काम शुरू किया है। 26 स्कूल मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिए और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमारे 26 स्कूलों में बच्चों को बैठने का माहौल देना है। जब तक माहौल नहीं होगा तब तक बच्चे और टीचर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। हमने सारे रूमों को कहा कि इनको फिनिश करो, उसमें सीलिंग डालो छत पे, जो घरा में कोठिया में भी नहीं। हम अपने बालकों को ऐसी एजुकेशन देने का सपना मेरा, मैं उसको कर रहा हूँ पूरा। सीलिंग वाले छत हो, फ्लोरिंग हो, साइड में भी टाइलें वाइलें हो और उसमें नया फर्नीचर बिल्कुल एकदम अच्छा, और रूम के अंदर भी पोडियम वो CPU लेस हो, वहीं से टीचर खड़ा होकर पढ़ाए, और एक बड़ी स्क्रीन बहुत उत्तम क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी स्क्रीन, फिर उसमें बच्चे देखेंगे पढ़ेंगे। कैमरा, जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर इंटर करता है और जैसे ही बाहर निकलता है, हर माँ बाप अपने घर में अपने मोबाइल पर बैठ कर देख सकता है कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी इस वक्त क्या कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। उनकी क्लासों को भी हम लोग माँ बाप के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर किसी माँ बाप ने भी पढ़ना हो तो टीचर के लिए वो भी पढ़ ले। इतना हाई टेक एजुकेशन को हम लोग जोड़ रहे हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना, ANU में, तो जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ लेवल की जो पढ़ाई है, उस यूनिवर्सिटीज़ लेवल की पढ़ाई को हम लोग अपने +2 तक की एजुकेशन के अंदर हम लोग उनको उपलब्ध करवाने वाले हैं। इस प्रकार ये कब तक की उम्मीद है? अगले टर्म में करोगे या अभी आपका पड़ा है 1 साल? किने देखा दादा, ये तो कोरोना ना होता तो इबलक्का में बिरने के काया कल्प कर देंदा। ये तो कोरोना में 2, 2.5, 3 साल मरे, ऐसे बर्बाद हो गए। मारे क्या पूरी दुनिया के हो गए उसमें। तो अब उसमें हमने CM साहब के सामने ये बात रखी। CM साहब की बात समझ में आई। रामदेव सत्ती जब वो पानीपत में शुगर मिल का उद्घाटन करना आए, उसमें हमारी मंजूरी मिल गई और मंजूरी लग के CM को ऑर्डर लग गया। उसके ऊपर काम चल रहा है। वो अपना एस्टीमेट वगैरह बना के सारे काम को धार देने लग रहे हैं। परमात्मा ने चाहा इस टर्म में हम लोग इस काम को पूरा कर देंगे। 26 स्कूल पहले चरण में लिए, फिर हम सेकंड चरण में लेंगे। अभी जैसे आपको कल्पना नहीं कर सकते, आज तक किसी ने सोचा नहीं, काबड़ी रोड पर लाखों लोग रहते हैं साहब, स्कूल सरकारी है ही नहीं। अरे मरे बेटे कांग्रेसी और ये चुटाली तो इतने बदमाश थे, 250 गज में स्कूल बना दिया जी। 250 गज में, 250 गज में बालक पढ़ रहे। अब 250 गज में पढ़ाने वाले लोगों की सोच, उनको जिगरा ही नहीं था कि तुम लोग यहाँ पे इतनी आबादी, इनको तो आप लोग स्कूल की जगह दो। मैंने 4 जगह पे कहा, एक काबड़ी रोड पे, एक कुटानी रोड पे, एक हमारा बबैल रोड पे और एक हमारा उजा रोड पे। ये चारों जगह में 4 स्कूलों की लैंड सरकार खरीद के हमारे बच्चों के लिए दे। सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। 3 जगह की हमारी मंजूरी हो गई, अभी 4थी जगह की भी हम लोग ले लेंगे। सरकार जमीन ले और लेके वहाँ पे स्कूल बना के हमारे को दे। ये एजुकेशन का मामला। दूसरा, हेल्थ से संबंधित बात अगर मैं को, जब मैं पहली बार 2014 में जीता तो जीतते मैं एक बार सिविल हॉस्पिटल में गया। सिविल हॉस्पिटल में गया तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा बेचारा मास्क लगा के, उस वक्त मास्क लगा रहा है, कारण कमरे में कोई बैठ ही नहीं सके, बदबू मारे, सील रहे सारे कमरे और अंदर से अजीब तरह की स्मेल। अब डॉक्टर बेचारा 5 मिनट चेक करे, 10 मिनट बाहर सांस लेकर आवे। अरे इन कांग्रेसियां न इन चौटाला कदे नहीं सोची कि यार तुम लोग गरीब की सेवा करने के लिए, उसको बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार चला रहे हो, ठगी करने के लिए चला रहे हो। इसलिए ठगों की जमात थी। मैं 33 दफ़ा गया हूँ, 33 दफ़ा पिछले प्लान में सिविल हॉस्पिटल में, और 33 दफ़ा में हमने समाज के लोगों को कहा कि यार इस कमरे में पेंट पांट करा दो, यहाँ बाहर पंखे लगा दो। बाहर जो अटेंडेंट आते हैं ना, उन अटेंडेंट बरामदे में बैठने के लिए कोई बेंच नहीं था, बरामदे में कोई पंखा नहीं था, सड़ा कर दे लोग बुरी डाला। और ये पीड़ा थी मेरे को। मैंने आते ही पहले झटके भी, अरे पानीपत का तो ये तो सिविल हॉस्पिटल तो 4 विधानसभाओं का है, पूरे जिले का हॉस्पिटल है। मंत्री रहे ना यहाँ पे, जैन साहब भी रहे, बलबीर पालसा जी भी रहे, है ना, सतबीर मलिक भी रहे, कटार सिंह ठोकर भी रहे, सचदेव त्यागी,
कौन नहीं रहा मंत्री, कदे आज तक उन्होंने सोचा है वह बिल्डिंग जर्जर हालत में पहली बार बना, बनते किसी का कोई सहयोग नहीं, कोई कुछ मारता रुक के एक झटके मुख्यमंत्री जी के पास गया। आज वहाँ की बिल्डिंग जाके देख लो, बैठने का माहौल, इतनी शानदार बिल्डिंग बना के ने आज वहाँ पे अटेंडेंटों की संख्या भी बढ़ गई है। अब आप एक बात देखो ना, पेशेंट की संख्या बढ़ गई। जब मैं विधायक बना तब उस वक्त 250 से 350 डिलीवरीज होती थी। आज यहाँ पे एक मंथ में आज यहाँ पे 1200 क्रॉस कर गई भाई। आप लोग ये कह रहे हैं क्या कर दिया क्या कर दिया, काम का आकलन कैसे देखोगे आप? गरीब आदमी को ये ठगा कर दे। यहाँ 1200 के आसपास में वो होती है। अभी हम खोतपुरा में भी डिलीवरी रेट बना रहे हैं और ददलाना में भी बढ़ा रहे हैं, और हमारी ये CHC PHC अपनी काबड़ी में वहाँ पे ऑलरेडी है, वहाँ पे डिलीवरी होती है, वो तो अलग है। ये तो सिविल हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ आपको, इतनी डिलीवरीज हैं यहाँ पे। हर तरह के डॉक्टर्स को हमने लाने का प्रयास किया, आप ही गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आ रही थी कि भाई ऑर्थो के डॉक्टर नहीं, हम ऑर्थो के 3-3 डॉक्टर लेके आ गए। प्रॉब्लम यह आ गई कि भाई अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, बाँह टूट जाए और कोई घटना घट जाए तो उसका इक्विपमेंट्स नहीं है इलाज करने के लिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि सर 2-3 करोड़ रुपए जो लगेंगे, हमारे पास बहुत बढ़िया सुलझे हुए डॉक्टर हैं, यहीं पे ऑपरेट करें। और नहीं तो ये आज की डेट में भी ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे अगर किसी को कोई दुर्घटना घट गई तो ये सीधा रेफर कर देते हैं PGI रोहतक में, PGI खानपुर में। हमने कहा नहीं, यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग इस काम को भी सिरे चढ़ा कर यहीं पे हो जाए। इतना ही नहीं किया मैंने, खोतपुरा की जो PHC है, PHC ये मारा ना रुक के, कहीं बदमाश के कर दिया ना, चपाड़ में चला कर दी, चौपाल में खोतपुरा की चौपाल में, खोतपुरा बिहार आके हूँ मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खोतपुरा की PHC चपाड़ में चला कर दी, बारात आ जाए तो बंद, लोग फिर करते धक्के खाते। एक बिल्डिंग नहीं बना पाए, बिल्डिंग भी हम आते हमने 8.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना कर तैयार कर दी, PHC से CHC बना दी। अब उस CHC के कारण एक बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत बड़ा काम क्या हो गया, भारत सरकार ने ऑल इंडिया हॉस्पिटल की 4 लैब, एक साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ के लिए 4 आई। मैं भी माननीय नड्डा जी से मिलने के लिए गया था, उस वक्त वो हेल्थ मिनिस्टर होते थे। जब वो चर्चा चल रही थी तो चर्चा चलते चलते मैंने भी उनका यहीं पे गोड्डा पकड़ लिया। मैंने कहा जी मैं तो आपका बहुत पुराना हूँ, एक ही हमारे को दे दो। उन्होंने कहा भाई PHC में नहीं देंगे, CHC में देंगे, और CHC भी गाँव में। मैं कहा जी है, मैं कहा मैं खोतपुरा में जी, बाई चांस मेरी ससुराल भी बोला अच्छा बोला दे दो, वो होगी। 12.5 करोड़ रुपए DC के पास उसके आए पड़े हैं। जमीन का थोड़ा सा मामला था, भाई लैंड किसके नाम हो, कैसे हो, है ना, वो भी हो गया। अब उसमें एक टेक्निकल बात ये आ गई थी कि भाई इसको किस इंस्टीट्यूशंस के साथ हम जोड़ें। तो हमने कहा जी उसको आप कल्पना चावला इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ दो। अब उसके डायरेक्टर के साथ बात हो रही है, बहुत जल्दी उसको जोड़ के यहाँ का टेंडर लगा के इस काम को शुरू कर देंगे। उसकी खासियत देखो कि है, एडी तो लेकर चोटी तक आदमी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे होंगे, और 1 फुट्टी कोड़ी नहीं देनी, ऐसा इंतजाम करवाया, 1 फुट्टी कोड़ी भी। अब आदमी डॉक्टर जो एडमिट करने से पहले जो टेस्ट करता है, अगर मैं आप भी घर परिवार में कोई बीमार होकर लेके जाते हो ना, होता क्या है कि भाई 1,000 रुपये माना मूलधन 100 रुपये, अगर 1,000 रुपये एक डॉक्टर का पूज का हो तो 600 से 700 रुपये तो टेस्ट में चले जाएं, और 200-300 रुपये उसकी दवाई भी आएगी, उसकी डॉक्टर की फीस भी आएगी, और कमरे का किराया भी आ जाए। इतना बड़ा मामला था ये। मैंने नब्ज पकड़ के करना यही ठीक है, लैब बनाओ, और लैब में एक दिन में यहाँ पे 500 से लेके 1,000 लोगों तक के सैंपल लिए जाएंगे हर रोज। अब यही हिसाब लगाओ कितना लंबा चौड़ा एरिया उसके अंदर आएगा। अब वो सारे टेस्ट होंगे। और इसकी दूसरी बात मैंने उसके बायलॉज में जड़वाई है कह के कि देखो जी, अगर एक डॉक्टर, आजकल डॉक्टरों की भी गलियां बनी हुई हैं, एक लाइन में सारे डॉक्टर हैं एक गली में, 15 फीट चौड़ी गली है, इधर भी डॉक्टर इधर भी डॉक्टर। अगर इस सामने वाले डॉक्टर का मेरा पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है
और आपने कह दिया भाई ये डॉक्टर तो बेकार है, इसके बस की बात को नहीं, इसके श्याम याला है, इसमें एडमिट करा दे। अगर हमने सामने वाले में एडमिट करा दिया ना तो उसने भी चेक कर लिए और उसकी वाली रिपोर्ट अगर दिखाना जी हमने टेस्ट करा रखे, साफ मना करते हैं, या नहीं भाई मैं तो अपने करूँगा क्योंकि कमाई तो उसमें है। बोले फिर मैं कहा जी ऐसा इंतज़ाम करो, और ये तो ऑल इंडिया की वो है, भारत सरकार का उपक्रम है, इसकी रिपोर्ट को अगर कोई मान्य करे अमान्य करे तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उसकी डिग्री को रद्द करो। अब वो कोई भी आदमी वहाँ चेक कराएगा, चेक करा के जिस भी डॉक्टर को देगा, डॉक्टर देखेगा, इलाज करेगा उसका आराम से। जो ये ठगी की दुकान खोल के बैठे थे इस पर ताला मारा है, और बहुत गजब का काम। मैं ये कह रहा हूँ जो कोई सोचता भी नहीं सारे काम मैं वो करने लग रहा हूँ। अगर कोई और भी किसी के दिमाग में, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो सबको घूमते हो, घूमते घूमते आप लोग सबसे पूछते हो भाई तुम क्या करोगे क्या करोगे। आज तक थार तक किसी ने नु कहा अगर भाई मैं अगर विधायक बना तो मैं यूं काम करूंगा? एक आदमी ने बोल दो, एक भी। चैलेंज के लिए कह रहा हूं, आप तो दुनिया भर के सब नेताओं के लिए हो, उनसे ये पूछो भाई तुम करोगे क्या, बता दे तो फिर मुँह जाओ। एक भी बता दे कि ये करूंगा, और बता देगा तो मेरे लिए बड़ा रास्ता होगा कि जब तक वो बताओगा वो तो 100 राजाओं के राज पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा, वो मुंह तो बोल रहे मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। उन्हें बेरा ही नहीं है, बेरा नहीं कराएंगे क्या। उनको तो एक चीज का पता है कि भाई हमने ठगी कैसे करनी है, हमने जुगाड़ कैसे निकालने। यहाँ तो परमात्मा की दया तो मौज है भाई, 2 रोटी चटनी गिला मिल जाए बढ़िया डाला। और अपना मेरे भाई और कुमाओ यार कह रहा है कि भाई हम कुमान लाग रहे तू मजे मार, इसलिए ईमानदारी से सेवा करनी है, ईमानदारी से सेवा करते रहो, इसलिए बेबाक भी है। इस सारी बातों में एक चीज सामने जो निकल कर आ रही है कि ग्रामीण में इतना विकास हुआ है। अभी एक बात आप कह रहे थे कि मॉडल टाउन वाले, हुड्डा वाले भी कह रहे हैं यार मतलब कॉलोनियों में विकास हो रहा है, हमारे यहाँ विकास नहीं, सड़कें हैं। लगता है कि शहर में मतलब उस तरह का विकास नहीं हुआ जैसा कॉलोनियों में आपने विकास कार्य करवा दिए हैं। देखो भाई एक बात बताओ, कॉलोनी में लोग नहीं बसते, एक बात तो यह है सारी उम्र जितना भी बजट आया, सारी उम्र जितना भी बजट आया वो सारा शहर में लगता रहा। कोई सरकार आई उसे मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। जब ग्रामीण की बारी आई और निगम में हमारा एरिया आ गया तो क्या इन लोगों को राइट नहीं है कि भाई इनको मूलभूत सुविधा मिले? अब वो तो वो जाने उनका विजन क्या है। मेरा विजन साफ था कि मैं वैध कराऊंगा, हमने वैध कराई, जो कोई करा ही नहीं सका था, सोचा भी नहीं किसी ने। फाइल भी चालू नहीं कर पाए जो मंत्री बने हैं। मतलब मैं अपने मुंह मिट्ठू वाली बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल बात है भाई, सबके सामने है। फाइल का भी नहीं पता था कि भाई इनको वैध कराने के लिए फाइल चलाएं कहां पे, और हमने उसको भी पूरा किया, हमने वैध कराई। मैंने तो पहले ही कर दिया एक काम। पहले काम क्या किया कि मैं चैन से नहीं बैठा, मुझे पता था भाई काम कराना है, कमिट किया लोगों के साथ कि भाई इन कॉलोनियों को बनाओगे कैसे। हजारों हजार गली है, सही में आप गिनन लाग जो, और सारी कांग्रेस पार्टी सारी चौटाला पार्टी जुट जाए। जय मैं 1.5 साल बच रहा चुनाव में, 1.5 साल में जो सारी गली भी गिन कर बताया था ना कितनी गलियां हैं, तो राजनीति छोड़ दूंगा, गलियां बता दे कितनी है। ये गलियां गिन कर नहीं बता सकते, मैंने उनको 2.5 साल में पक्का कर दिया। कारण मैंने पहले ही सारा प्लान था, मेरा प्लान ये कि लोग कीचड़ में जी रहे हैं, गंदगी में जी रहे हैं, नरक में मर रहे हैं। मैंने इनको अधिकारियों को आदेश करा कि देख भाई मेरी बात सुनो, कॉलोनी जब वैध होंगी हो जाएंगी, और तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है कि इन कॉलोनियों का लेवल लो। मैंने पानी का लेवल लुआया, पानी के लेवल पे उसमें उनका सीवर का लेवल भी आ गया, उसमें उनके पीने के पानी का जो लेवल लेके डालते वो भी आ गया, और हमारे नाला का भी लेवल आ गया। तुम लेवल लो, लेवल लेकर ना हर गली का एस्टिमेट बनाओ, एस्टिमेट बनाकर और मैंने कहा तुम इसको टेंडर के प्रोसेस में डाल दो। टेंडर के प्रोसेस में हमने डलवा कर रखवा दिया, सारा काम हो गया। जिस दिन कॉलोनी वैध हुई अगले दिन ही हमने टेंडर खलवाए, मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि देखो जी नरक में जी रहे हैं लोग, काट दो। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दरियादिली दिखा कर बोला जितने लागे लगा दे,
हजारों करोड़ रुपए लगा दिया हमने, ठप्पा ठप सारे के सारे बना के घेर दी। अब थोड़ी बहुत बचती है, ऐसा नहीं एक भी नहीं है, वो भी हमारी कमी में नहीं बच रही। दिक्कत क्या है कि भाई गरीब आदमी बेचारे मकान ले होगा रोगा और रो कड़ा है। अब उनको एक कॉलोनी नजर आवे, अब उन कॉलोनियों में डीलर पाके बदमाश हुए, प्लाट काटेंगे, अब इन्हें चूना लगाओगे और घेर कर अपना निकल जाए। मिट्टी का बर्तन नहीं भर दे, पोल नहीं लगा दे, सीवर नहीं डाल दे, पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं डाल दे। इतना बड़ा गदर मचा कर रख रखे था इन लोगों ने। अब हमने उस काम को तरतीब से कर लिया। अब वो जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसमें भी हमने इस बार 63 कॉलोनियाँ और बन गई है, जो कॉलोनियों के अंदर कॉलोनियाँ हैं, जो नई बनी हुई थी। तो उसमें डीलर वीलर अपना ये चलाकियाँ करते रहते हैं, तो बेच बेच कर गरीब आदमी को निकल कर भाग जाए। तो अब उनको भी हमने पक्का करने के लिए कह दिया, वो भी हमारी मंजूर हो जाएंगी। हमने तो काम उनमें जो थोड़ा बहुत बचता है वो तो बच रहा है, ठीक है। अदरवाइज हमने कोई काम छोड़ा है नहीं, कोई काम, कोई गांव में काम नहीं छोड़ा, कोई कॉलोनी में काम नहीं छोड़ा, कोई इंडस्ट्री के सेक्टर लगा हमारे उसमें काम छोड़ा। एक बात बताओ भाई, बात तो बोलने के लिए कोई भी आके बोल देगा। सेक्टर 29 पार्ट 2 25 पार्ट 1 ये हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर हैं। सारी इंडस्ट्री बंद होगी थी कि नहीं होगी तो बता दो मुझे। ये तो चाहे इंडस्ट्री वाला भी कुछ बोल लो मुकर लो, मेरे से हमें तो मुकर नहीं सकता कोई भी, क्योंकि मैं तो भाई कोई गलत काम तो कर दे नहीं, और जो है वो है। इतनी मोटी मोटी सड़क बना दी साला की, इतनी मोटी मोटी 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैसा लगा कर हमने वहां पे काम को खड़ा कर दिया। हमने छोड़ा नहीं कोई काम वहां पे। इसलिए जहां पानी भरा रहता था, मेरी गाड़ी फंस गई थी जब मैं बना, आपने शायद छापी भी थी, टोचन करके निकाल के लेकर आए थे इंडस्ट्री के बीच में से। साहब मैंने वहाँ पे STP बनाना, उनके लिए तमाम तरह की जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं थी, भाई इंडस्ट्री बंद नहीं हुए और यहाँ पे इनके वायर वायर आने बंद ना हुए, हमने सारा का सारा बड़ा के कंप्लीट करके डाल दिया। अब जो कंप्लीट हुआ था, टूट गए कुछ रोड, या जिनके पर नहीं बने थे वो रोड बचे हुए हैं। हाँ बचे हुए हैं। मैं बेबाक आदमी, तो मुझे कोई इस चीज़ में ये नहीं होता कि भाई कोई आदमी ये कहते ना जी गोल मोटरों जवाब दे हुए हैं कि हाँ जी कराऊंगा जी ना जी रहे, नहीं बचे हुए हैं। कोरोना काल में जहाँ पे हमने ये तय किया था कि हम आने वाले 2 साल में हर चीज़ को ओके कर देंगे, हमारे काम पे ब्रेक आया। अब वो ब्रेक खुल गया है। ब्रेक खुलने के बाद अब हम लोग उस काम को भी स्मूथली कर रहे हैं। परमात्मा ने चाहा तो एक भी काम नहीं छोड़ेंगे, सारे काम हमने यहाँ पर निपटाए। फिर भी अगर किसी नेता को खुजली हो रही हो, किसी दल के आदमी को नु लाग रहा भाई यू काम बच गया, भाई वो थारे तो बता दे, भाई डांडा ने यू काम नहीं करा, यू काम नहीं करा, बता दे बता दे, अगला काम तो मैं जानू मेरा काम। तीसरी बार का झंडा गाड़ दिया आपने। देखो भाई भारतीय जनता पार्टी है ना, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं, अगले दिन फिर शुरू होते हैं। जब हमारी पार्टी सत्ता में भी नहीं थी ना, और कोई उम्मीद भी नहीं करा कर थे कि हमारी कभी सरकार भी बन जाएगी, हम तो चुनाव तो अगले दिन फिर लग जाते, हम तो जब भी चुनाव लड़ा करते। हमारा तो यहाँ 24 घंटे हम तो चुनावी मूड में रहते हैं। हम कोई कुकर मुत्तों की तरह थोड़ी नहीं है बरसाती मिंडे कह ले भाई चुनाव आ गया, ये गाँव के लोग लिकड़ लिकड़ कर इतने बदमाश लोग हैं, करेंगे कि भला गरीब आदमी की ना भावनाओं के साथ खेलते हैं, बलात्कार करते हैं उनकी भावनाओं का। इतने जालिम लोग हैं राजनीति के चक्कर में। किसी के भी चले जाएंगे, ले गरीब आदमी बोले तेरी शादी करूंगा छोरे की 21,000 रुपये दे दूंगा, 21 बर्तन दे दूंगा, 1-2 साड़ी दे दूंगा, और न्यू सोच लग बस यूँ तो मैंने तो कहती मोल लेकर छोड़ लिया। भाई ये 5 साल पहले कड़ा चले गए थे, ये आगे तो हम निकल के मैदान में आओ। और मैं तो अपने लोगों को बोलता हूँ, सारे मेरे आदमी बेचारे, मेरे चाचा ताऊ भाई बहन सारे मेरे हैं। मैंने कह रखा सारे के सारे ना लूट खसोट करके थारा पीछा लेकर गरा बैठे है, जो सा भी बदमाश इनमें आ जाए उन पर लो के ठाट बांटता अपना काम चलाओ, ठाट बांटता चलाओ, और कसरा जब थारा छोरा बैठा। अरे तुमने सरकार में ना जिद कर करें। मैंने कहा जी SC समाज के लोगों के सामने दिक्कत है, गरीब आदमी बेचारा मर रहा है, कन्यादान बढ़ाओ। ये कांग्रेस ये चुटाली तो 21,000 रुपये का टग्गे थे, 31,000 हमने करा, 51,000 हमने करा, ये 71,000 रुपये कर दिया। BC समाज के लोगों के कुछ नहीं दिया करते, इतने बदमाश थे, वोट लिया करते।
हमने कहा बीसी समाज का कोई भी वर्ग है, अगर उसकी बेटी की शादी है तो 31,000 रुपये कन्यादान उसका भी दो। ठीक, अगर कोई विधवा है, वो किसी भी समाज की है, अगर उसकी बेटी की शादी तो 51,000 रुपये दो। अब उसमें लटकते रहा करते पैसे, हमारे टाइम में भी लटके, ऐसा नहीं कि भाई हमको कह दे भाई नहीं नहीं, हमारे टाइम में भी लटके, मगर हम तो सुधार की तरफ चल रहे हैं, हर रोज नया सुधार करना है। इसलिए हमने एक नया सुधार ये कर दिया कि भाई मान लीजिए आपकी बेटी की शादी हुई, तो आपकी बेटी की शादी होते तुरंत आप एसडीएम ऑफिस में जाओ, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन तो कराना वैसे ही कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कराओ। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमने आपकी पीपीपी बनाया ना, जो परिवार पहचान पत्र, उसमें हमारे पास हमारी सारी इनकम है, आय है, सारा सब कुछ सौदा पत्ता है। आपने सिर्फ एक बार अप्लाई करना है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी के जैसे रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके खाते में वो पैसे हम लोग डाल देंगे। हम तो बहुत नजदीकी से काम कर रहे हैं साहब हम तो। लेकिन विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है कि पीपीपी एक चक्कर में राशन कार्ड काट दी और लोगों की पेंशनें काट दी। और क्या बोल रही हैं, बोलने के लिए कुछ है? एक बात बताओ भाई, जो चीज सारी दुनिया में कड़ी है ही नहीं, उसको हरियाणा में हम लागू कर रहे हैं। भाई जब कोई नई चीज लागू कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि भाई पहले टर्म में उसको साल 6 महीने उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सबका रिकॉर्ड इकट्ठा करना, रिकॉर्ड इकट्ठा करके करना, तो उसमें कमियां और खामियां तो रहेंगी, मगर धीरे धीरे करके हम लोग उन खामियों को भी दूर कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले बुढ़ापा पेंशन हमने जब खाते में डाली तो सारे कांग्रेस चुटाले रुक के मारा करे थे, बोले देख सरपंच पता बांटा करता, सबको मिल जा कर थी, सबका ये हो जा करता, ऑनलाइन कर दिया, अब कहाँ से जाकर लेकर आओगे, क्यों कर ले आएंगे। और हम भी जब गांव में जा करते बूढ़े मारते भी डोका दिखा कर थे, आइयो तो हमने देखेंगे। मगर जो जो वो चीज़ें कमी आती गई, टाइम निकलता गया, वो सारी चीज़ें हम लोग ठीक करते चले गए। आज एक भी कोई बुजुर्ग मेरा है जो ये कहे कि भाई ये गलत हो, कहते ना यार ये तो घना बढ़िया काम हो गया। अभी भी जो कमियां वमियां जो आ रही हैं, इसके लिए हम ऑब्जेक्शन मांग रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं जनता जनार्दन से भी, भाई शांति से बैठो, आप ताबड़तोड़ मत करो। अगर एक दिन में कैपेसिटी तो है वहाँ 100 लोगों का काम करने की, है ना, और वहाँ पहुँच जाए आदमी 10,000, पहुँच जाए आदमी 1,000, तो फिर वो 1,000 आदमी में जो 900 लोग हैं ना, वो फिर क्या कहेंगे, बिल्ला यार ले दे के करा दे, फलाना कर दे, ढिकड़ा कर दे, फिर बाहर आ कहेंगे देखा इसने पीछे दिए तो इसका होगा, नहीं हुआ। अभी इसमें भी हम सुधार कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग कह रहे हैं कि देखो भाई आप है ना सिर्फ शांति से बैठो, परमात्मा ने कहा तो एक आदमी के घर पे भेजेंगे और घर से ही उसकी हम लोग सारे जो कमी पेशी उसको दूर कराएंगे। और नहीं तो अटल सेवा केंद्र हर गली में हमने खोल के दे रखा, उस अटल सेवा केंद्र पर जाओ, वहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्शन लगवाओ। ऑब्जेक्शन भी एक देखो भाई एक क्लिक में नहीं हटेगा, जिसके ऑब्जेक्शन आएंगे उसकी जो भी कमियां उसको बताएंगे, भाई तेरी यह कमी है इसको दूर करा, उसके ऑब्जेक्शन को हटा रहे हैं। ये चीज़ें आप अपने सरपंचों को नहीं समझा पा रहे। आप ई टेंडरिंग की बात कर रहे हैं, I2 रिकॉल की बात कर रहे हैं, सरपंच रोड के ऊपर हैं, ये बातें उनके दिमाग में, क्योंकि सरपंच तो पढ़े लिखे भी हैं। नहीं भाई मेरी बात सुनो, एक बार आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, ध्यान कर लेना, कोरोना काल में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, क्या था ना, उस वक्त जब तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, मैंने एक बात बोल ली थी, ये जो आंदोलन है ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए है, याद ना हो तो अपना खोल के देख लेना, बोला था ना। और आपने मेरे तो पूछा था भाई कैसे, तो मैंने उसमें खोल के बता रखा आपको भी कि भाई इनका प्लान है, ये जो लाल झंडे वाले हैं, दांती थोड़े वाले हैं, ये इस देश का सर्वनाश करने वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट। इन कम्युनिस्टों को ये पता है कि वे लाल झंडा लेकर आप लोग किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में सरकार नहीं बना सकते। इसलिए कम्युनिस्टों ने अपना स्वरूप बदल लिया, और उस स्वरूप का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो है अरविंद केजरीवाल। ऐसे ही नक्सली हैं। एक बात बताओ, ये नारा लगाएंगे ओड़े समझ जाना, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का नारा लगता था आज़ादी से पहले, हमने आज़ादी चाहिए उसके लिए, 1947 में 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 1947
और फिर इन्होंने ये तय कर लिया कि यार इंकलाब तो ये काम नहीं चलता, तो हमने यार भारत माता की जय के भी नारे लाने पड़ेंगे और वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। इन्होंने ये दो चीज़ और ऐड भी कर ली। अब दोनों चीज़ें ऐड करते ही इनका सीधा सा टारगेट है, टारगेट ये है कि इस देश को कैसे बर्बाद करें, यहाँ के भाईचारे को कैसे खराब करें और यहाँ पे हम लोग कैसे अशांति का माहौल बना करें। ये सरपंच उसी तर्ज पे चल रहे हैं। ये कैसे इस अशांति का माहौल बना करें, हम लोग किस तरह से मोदी जी को सत्ता से बाहर करें, एक सीधा प्लान है। उस प्लान में ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ये कम्युनिस्ट भी और ये कांग्रेसी भी और ये PFI वाले भी जो फंड कर रहे हैं, ये सब इंटरनेशनल कनेक्टेड है, सब सौदा इनका। और ये मोदी जी की लोकप्रियता को कम करने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। ये एडी तक चोटी तक का जोर लगा लो, मोदी जी हर आदमी के दिल में बैठा हुआ है, क्योंकि इस आदमी ने कोई गलत काम नहीं करा, कोई गलत काम। और इसमें जो सरपंचों की आप बात कर रहे हो ना, ये कुछ जनवादी ताकते हैं ना, आप देखना ये जो आजकल आप तो इंटरव्यू लेते हैं, उसमें एक चीज बोलते मिलेंगे आपको, ध्यान से पढ़ना। हम पढ़े लिखे हैं और हर तरह के संगठन में काम किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि जनवादी संगठन सरपंचों के साथ है, और ये जनवादी संगठन इस प्रकार के हैं जो देखो मास्टर तो है, ट्रेंड है वो भी पूरे बोलने में और बुकान में भी है, इसलिए उन्होंने कड़ी थोड़ा बहुत संपर्क करा कर वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं इसके विपरीत उल्टी बात कहूँ कि भाई मारे तो पानीपत ग्रामीण में कोई मन सरपंच ला गया नहीं, अगर जो भी कड़े को उठा कर कोई ढाला की बात करता हो, अगर जो कोई विरोध कर रहा हो, ठीक है। एक बात का मैं ये कहूँगा कि देखो भाई सुधार होना चाहिए, मगर उसके लिए समय उचित होना चाहिए। आज की डेट में मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग, और गठबंधन की सरकार ने लिया, उसमें तो दुष्यंत जी भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, और उनका विधायक भी पंचायत मिनिस्टर है तो उधर का ही पंचायत मिनिस्टर। तो ये जो डबल बयानबाजी करते हैं कि भाई हम सरपंचों के साथ है, तो फिर भाई तुम अपना सरपंचों के साथ हो, तारा मंत्री भी बोल ले, चाहे इसमें मेरी भी सरकार चाहे या मेरे भी खिलाफ जाए, चाहे पक्ष में जाए। बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई एक समस्या अगर आज के दिन में खड़ी हुई है, या तो उस पर 100% स्टैंड लो, या फिर मुकरो मत, डबलिंग बात मत करो कि भाई हम साथ हैं तो साथ है, तो फिर बोलो ना, हटवाओ ना, मंत्री तुम्हारा है, हटाओ ना उसको, डबलिंग नहीं करें। दूसरी बात यह, मैं सरपंच को भी आह्वान करूंगा, सब सरपंचों को, देखो भाई बकावे में आकर नहीं करे किसी के साथ भी। ये जो लाल झंडे वाले लोग हैं ना, इन तो दूर हटकर ना आ जाओ, इनके साथ नहीं बैठो, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। अगर कोई मामला नज़दीक लगता है तो एक बार जरूर मुख्यमंत्री जी को भी आप अपनी बात को कह के कन्विंस करो, पंचायत मिनिस्टर के जरिए आप लोग भी मुख्यमंत्री को बात करो। मगर कई बार बात तलखीबाजी में कुछ इस तरह के आगे पीछे बढ़ जाती है, मगर फिर भी कोई न कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा, मुख्यमंत्री जी से मैं खुद भी बोलूंगा कि इसमें बीच का रास्ता निकाल के ये जो एक समस्या है इसका समाधान। लास्ट सवाल जाते जाते छोटा सा, अमित शाह जी आए थे, क्या टिप्स दे के कि अगला जो चुनाव हम नहीं जीतना? मैंने कहा ना, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अमित शाह जी ने कहा कि भाई सीना चौड़ा करके मैदान में उतरो। भारत, जिस भारत के प्रति आदमी घृणा की दृष्टि से सारी दुनिया देखती थी, हमें कहीं का भी नहीं समझते थे, आज वो भारत पूरी दुनिया में डंके की चोट पे है। जिस भी समिटों में ये कांग्रेसी जा करते उल्टा तिरंगा लगा दिया करते, आज उल्टा नहीं, दुनिया के हर देश की धरती पे भारत माता की जय और तिरंगा झंडा हमने लहरा के पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु कैसे बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से बात कर लें कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमने उस टेक्नोलॉजी को अपने देश में ईजाद किया, और ईजाद करके आज हम लोग वर्ल्ड के जो टॉप देश हैं उनके साथ सुरक्षा के जुड़े उपकरणों में उनसे भी आगे निकल गया। अभी आपको ध्यान में होगा, अभी 3 महीने पहले ही जो डील की थी अमेरिका के साथ 13 देशों के सरकारों ने रक्षा उपकरण लेने के लिए, उन्होंने उनके जो टेंडर थे, उनकी जो डील थी, वो डील कैंसिल करके भारत को दे दी।
उन्होंने कहा भारत का एक तो हथियार वो सस्ता भी है, ज़्यादा मजबूत भी है और विश्वसनीय है। विश्वसनीय इसलिए कि एक बार ये कांग्रेसी लाए थे हमारी सेना के खातर, वो जैकेट खरीद कर जम्मू कश्मीर में दी थी, उन्होंने गोली मारी, हमारा जवान शहीद हो गया। ये तो वहाँ तक के गिरे हुए लोग हैं। अब हमने हर देश के हर मोर्चे पे भारत को हम लोग आगे लेके गए, हर मोर्चे पे। हमने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें किसी भी प्रकार का कहीं से शर्म या कोई इस तरह की बात आए। अभी ये और कुछ पाया इन लोगों ने, एक बात अड़ा देते हैं अडानी अंबानी। अरे भाई हम तो 8 साल हो गए रहे हैं, अडानी अंबानी तो उससे पहले भी था। अब वो फोटो दिखा रहे थे एक दिन टीवी पे, मेरे तो डिबेट देख रहा था, दूसरी साइड में एक ले आया अडानी, उसके पीछे पीछे चल रहा है, और इनका जीजा वो आगा का पैंट में जेब में डाल कर वो चल रहा है। तो उस वक्त तो भाई ना मोदी जी थे और ना हम थे, तो और जो सौदे हुए हैं, जो ये गिन रहे ना बड़े बदमाश हैं, गिना रहे ना कि जी ये एडन्यू मिल गया, एडन्यू मिल गया, सारे के सारे पे इनकी सरकार में, इनकी सरकार का हस्ताक्षर से वो हो रहे हैं। अंबानी भी उनकी दादी के पास बैठे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो उस संबंध को, उस रिश्ते को क्या नाम दोगे। देखो एक बात समझने की बात है, ये मैं वो कह रही हूँ, जो जनवादी लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इन्होंने एक बखेड़ा खड़ा कर रखा है सारे जगह पे कि भाई किसी भी बात को गाओ, ये गाते रहते हैं, गाने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। भाई मैं अगर व्यापार करता हूँ और व्यापार करते हुए मेरा संबंध सरकार के साथ, स्वाभाविक बात है। अब ये कहते जी 609 नंबर तक 1 नंबर पाएगा, मैं तो नहीं कहूँगा हिंदुस्तान का हर व्यापारी दुनिया में सब अमीर बने, क्या दिक्कत है भाई। कोका कोला का जो वो है मालिक है, तरह वो प्यारा है, हिंदुस्तान लीवर का तरह वो उसका मालिक प्यारा है। जो दूसरी देश भर की कंपनियां हैं उनके मालिक तुम्हें प्यारे हैं, उनका तुम नाम जानो, वो दुनिया में सब टॉप में है। इसका मतलब आप हिंदुस्तान के किसी भी व्यापारी को, हिंदुस्तान के आम जन आदमी को जो मेहनत करके अगर आगे बढ़े, वो नंबर 1 पर चला जाए, तुम्हें खुजली होती है। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का हर व्यापारी दुनिया में सबसे रईस बने। बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई तुम्हें फक्र महसूस करना चाहिए, भाई हमारा आदमी देश में सब आगे है। अब क्या जी लूट मचा दी, क्या लूट मचाई बताओ ना भाई, लूट कौन सी भाई? लूट पे जो साइन कर रखे थारी सरकार में हो रहे हैं, फिर जब लूट हुई वो लिया हो, क्या लूट हो रही है बताओ ना भाई, क्या लूट हो रही है? भाई कुछ भी बात अनाप शनाप मारना, इसमें ये लोग मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं, उसमें भारत की जनता बिल्कुल नहीं आएगी। भारत की जनता का मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है, और पूर्ण विश्वास ये है कि भाई बड़ी मुश्किल से देश पटड़ी पाया है, और 2047 तक इन्हीं 2 आँखों से हम लोग अपने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, और बढ़ता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि 2047 तक जब देश अपनी आज़ादी का 100वां साल बना रहा होगा, उस दिन भारत विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु होगा। के साथ काम। विपक्षी पर कटाक्ष और सरपंचों को सलाह। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।